नमस्कार। क्लास 10 सोशल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। हिस्ट्री से शुरू करेंगे। हिस्ट्री आपकी आनी टोटल 18 नंबर की थ्योरी और 2 नंबर का आपका मैप का रहेगा। तो इसमें जो चैप्टर 1, 2 और 5 ये मेनली आपके आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या होता है। ऐसी भावना जो किसी राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और एकता को रिप्रेजेंट करती, यानी अपने राष्ट्र से प्रेम करना राष्ट्रवाद की भावना है। देन है निरंकुशवाद, ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, यानी एक ही शासक के हाथ में सारी पावर्स रहती हैं। जैसे आपने याद हुआ फ्रांस में लुई 16वें का शासन। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है कल्पना आदर्श यानी यूटोपिया, ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका संभव हो पाना, साकार हो पाना मुश्किल हो, उसको यूटोपिया कहते हैं। नेक्स्ट कहता है जनमत संग्रह, रेफरेंडम इसको बोला जाता है। जनता द्वारा किसी मुद्दे पर सीधे मतदान की प्रक्रिया, यानी जनता से किसी मुद्दे पर राय लेना, उसको कहते हैं जनमत। जन मीन्स लोग, मत मीन्स उनकी वोट, और संग्रह मीन्स कलेक्शन, जनमत संग्रह। अगला है उदारवाद, यानी ऐसी, इसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और कानून के समान विश्वास किया जाता है। यानी उदार यानी कानूनों में ढील देना। ठीक है, ये होता है कानूनों में ढील देना। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जाल वेराइन। जाल वेराइन जर्मनी में जो परसा था, ठीक है, उसमें सीमा शुल्क संघ था जो 1834 में यानी 1834 में बनाया गया था। नेक्स्ट कहता है रूढ़िवादी या रूढ़िवाद। ठीक है, तो रूढ़िवाद वह व्यवस्था होती है जो पुराने संस्कारों या मूल्यों या विचारों पर ज़्यादा जोर देती है, यानी पुरातन विचारधारा, पुरानी विचारधारा पर जोर देना। नेक्स्ट रोमानीवाद। रोमानीवाद का मतलब होता है कला और साहित्य की भावना के द्वारा या किस्से, कहानियाँ, कविता, इनके माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना, प्रकृति पर बल देना। इस प्रकार की जो विचारधारा होती है, इस प्रकार के जो इमोशंस होते हैं, उनको कहते हैं रोमानीवाद। नेक्स्ट कहता है नारीवादी या नारीवाद, ऐसी विचारधारा जो महिलाओं के समान अधिकारों पर बात करे, उसे कहते हैं नारीवाद या नारीवादी। नेक्स्ट है निर्जातीय समूह, एथनिक ग्रुप्स जिसको बोला जाता है, यानी एक जैसी संस्कृति, एक जैसी भाषा और एक जैसी परंपरा को मानने वाले लोगों का समूह निर्जातीय समूह कहलाता है। नेक्स्ट है जुंकर्स। जुंकर्स होते हैं जर्मनी, यानी जो वर्तमान में जर्मनी है, पुराना टाइम उसका रहता था परसा। वहाँ पर जो बड़े बड़े जमींदारों, शक्तिशाली कह लो या बड़े कह लो, बड़े जमींदारों का वर्ग था, या वर्ग कहिए या ग्रुप कहिए। ठीक है, उस ज़माने के बड़े बड़े जमींदारों का ग्रुप जुंकर्स कहलाता था। नेक्स्ट है यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी जूसेप मैत्सनी ने। ठीक है, और ये एक प्रकार का जो यंग इटली है, ये गुप्त संगठन था। ठीक, और यंग यूरोप, इसकी भी स्थापना जूसेप मैत्सनी ने ही की थी। ये दोनों एक प्रकार के जूसेप मैत्सनी द्वारा बनाए गए इटली को एकीकृत करने के लिए गुप्त संगठन थे। नेक्स्ट लाल कुर्ती सेना, इसको रेड शर्ट आर्मी भी कहते हैं या रेड शर्टर्स भी कह देते हैं। ये गैरीबाल्डी के द्वारा बनाए गए समूह थे या उनकी सेना थी जो लाल कलर की शर्ट पहनती थी, इसलिए इनको लाल कुर्ती सेना कहते हैं। नेक्स्ट आता है यूनियन जैक, ये ब्रिटेन का झंडा था। ठीक है, यूनियन जैक। नेक्स्ट है गॉड सेव आवर नोबल किंग, इसको ये ब्रिटेन का राष्ट्रगान बनाया गया था। ठीक है, ब्रिटेन का राष्ट्रगान है गॉड सेव आवर नोबल किंग। नेक्स्ट आता है नेपोलियन। नेपोलियन फ्रांस का राजा बना और ये वहाँ का एक महान सेनापति
रहा। नेक्स्ट आता है, और ये बात थी 1804 की। ठीक है। नेक्स्ट आता है जुसेप मैत्सनी। तो थोड़ी देर पहले भी आया था। जुसेप मैत्सनी इटली का राष्ट्रवादी नेता था जिसने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है जुसेप गैरीबाल्डी। ये है इटली का क्रांतिकारी नेता। ये दोनों जुसेप मैत्सनी और गैरीबाल्डी अपने अपने कंट्री में राष्ट्रवादी नेता रहे हैं और दोनों ही लगभग समकक्ष रहे हैं। नेक्स्ट आता कावूर। ये सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है बिस्मार्क। कि बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क, इसको जर्मनी का एकीकरण करने वाला व्यक्ति माना जाता है। ओटवान बिस्मार्क इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट आता है ड्यूक मेटरनिक। ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आपको याद होगा एंटोनेट, जो लुई 16वें की पत्नी थी, वो भी ऑस्ट्रिया की ही थी। तो ये उस देश का चांसलर था। नेक्स्ट आता है मारियान। फ्रांसीसी राष्ट्र की रूपक, यानी फ्रांस राष्ट्र की रूपक मारियान। नेक्स्ट है जार्मेनिया। ये जर्मन राष्ट्र की रूपक। ठीक है। और नेक्स्ट है भारत माता। ये भारत राष्ट्र की रूपक। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। नेक्स्ट है वॉल्फ टॉन कौन था? ये आयरलैंड, इंग्लैंड के पास में एक जगह है आयरलैंड, वहाँ का राष्ट्रवादी नेता था। नेक्स्ट है फ्रेडरिक सारियू। ये फ्रांसीसी चित्रकार था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है अर्नस्ट रेनन। ये भी फ्रांसीसी दार्शनिक था, फिलोसफर था। नेक्स्ट लॉर्ड बायरन। ये ब्रिटिश कवि था जिनकी 1824 में बुखार के कारण डेथ हो गई थी। नेक्स्ट लुई जे ओटो पीटर्स। ये नारीवादी लेखिका थी जो महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्षधर थी। वो कहती थी कि एक पढ़ी लिखी महिला को तो वोट देने का अधिकार नहीं है, जबकि एक अनपढ़ पुरुष को वोट देने का अधिकार है। वो गलत है। नेक्स्ट है एड्रियास रैबमान। ये जर्मन क्रांतिकारी था। नेक्स्ट है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। ये जो था पर्सा का राजा। ठीक है। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जिसने एक किताब लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है। शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है यूजीन डेला क्रोआ। ये डेला क्रोआ भी लिखा जा सकता है, डेला क्रोआ भी लिखा जा सकता है। ये भी फ्रांसीसी चित्रकार था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट है जैकब ग्रीम कौन था? ये जर्मन भाषा के विद्वान थे। नेक्स्ट है विलियम ग्रीम। तो ये भी इनको ग्रीम बंधु कहते हैं, दोनों भाई थे ये। नेक्स्ट है ग्रीम फेरी ट्रेल्स, यानी इन दोनों को इकट्ठे में ग्रीम फेरी ट्रेल्स भी कहा जाता है, जिन्होंने जर्मन में वहाँ की जो लोकल कथाएं हैं उनको लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट है विलियम वॉल्फ। ये जर्मन का एक क्रांतिकारी लेखक था। नेक्स्ट आता है एंटोन वान वर्मन। ये जर्मन चित्रकार था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आता है कि इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य का निर्माण कब हुआ? अब सारे क्वेश्चन आपके तिथियों से संबंधित आएंगे। तो ये हुआ था 1688 में। नेक्स्ट आता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसको आज हम यूके कहते हैं, उसका गठन कब हुआ? 1707 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ यूनियन। 1707 का ये कानून है। नेक्स्ट आता है लुई 16वां फ्रांस का राजा कब बना? 1774 में। आगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये हुई थी जुलाई 1789 में। ठीक है। नेक्स्ट है आयरलैंड को कब बलपूर्वक ब्रिटेन में मिला लिया गया? 1801 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बनता है? 1804 में। नेपोलियन की नागरिक संहिता कब लागू होती है? उसी साल उसने एक संहिता लागू की थी, यानी उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए थे, उनको वहाँ की संहिता कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे इसका ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आप ज़रूर करें। नेक्स्ट वियना कांग्रेस कब हुई? ये हुई थी 1814 या 15 ईस्वी में। नेक्स्ट लॉर्ड बायरन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसका बुखार के कारण डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है एड्रियानोपल संधि के अनुसार यूनान कब स्वतंत्र हुआ? 1829 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
नेक्स्ट है जालवेराइन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। 1834 में परसा में ये इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट संसद, ये 1848 की बात है। इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? इटली का 1870 में, जर्मनी का उससे अगले साल 1871 में, 1871। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है स्थान या सिंबल। सबसे पहले आता है कि हॉल ऑफ मिरर्स क्या है। ये जहाँ पर जो जर्मन साम्राज्य है उसकी घोषणा की थी, हॉल ऑफ मिरर्स। ठीक है, शीशों का बना हुआ ये एक वो बिल्डिंग है। नेक्स्ट है जेनेवा क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, दोनों ही ढंग से इसको लिखा जा सकता है। जेनेवा इटली का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहाँ पर जोसेफ मैथ्सनी का जन्म हुआ और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कूटनीतियों का ये केंद्र रहा है। आज भी जो WTO का ऑफिस है वो भी जिनेवा में ही है। नेक्स्ट है सारब्रुकन क्यों प्रसिद्ध है। ये कोयला खदान और उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सेंट पॉल चर्च क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पर फ्रैंकफर्ट संसद हुई थी 1848 में, जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट है वियना क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर वियना कांग्रेस हुई थी। ये क्वेश्चन रोटेट होके आ गया। नेक्स्ट है स्लाव कौन है। स्लाव जो हैं ये पूर्वी यूरोप के यहाँ पर ये बाल्कन प्रदेश इसको बोलता, बाल्कन प्रदेश के निवासी। ठीक है, बाल्कन एक प्रदेश है, कई छोटे छोटे देशों का समूह है, तो उस बाल्कन प्रदेश के निवासियों को कहते हैं स्लाव। नेक्स्ट राइक्सटैग, जर्मनी की संसद को राइक्सटैग कहते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं जो कथन आपसे पूछे जाते हैं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी की यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है। तो ये मैटरनिक का है। नेक्स्ट मैथ्सनी सबसे खतरनाक शत्रु है, तो ये किसने कहा था। ये भी मैटरनिक ने ही कहा था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आपका बड़ा क्वेश्चन आ गया, ऐसे टाइप या लॉन्ग क्वेश्चंस, जैसे नेपोलियन ने कौन से सुधार किए थे 1804 में, तो वो आप बताएंगे। इसको कहते हैं 1804 की नागरिक संहिता, नेपोलियन कोड। इसने कानून के समान सबको समानता मानना था, सामंतवादी व्यवस्था खत्म कर दी थी, धार्मिक समानता एक बढ़ाई थी, केंद्रीय प्रशासन को बढ़ावा दिया था, एक जैसा टैक्स व्यवस्था कर दी थी, एक जैसी माप प्रणाली इसने बनाई थी, एक जैसी परिवहन की व्यवस्था इन्होंने की थी। ये सब इसने सुधार किए थे, इनको कहते हैं नागरिक संहिता नेपोलियन की। नेक्स्ट आ गया बाल्कन प्रदेश, इसमें राष्ट्रवाद क्यों फैला। उस्मानी साम्राज्य का पतन हो गया था, वहाँ पर भी विभिन्न जाति समूह स्वतंत्रता चाहते थे। यूरोपीय शक्तियों का वहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ा और संस्कृति और भाषाई एकता की भावना के कारण इनमें नेशनलिज्म की भावना इंक्रीज हुई। अगला आता है वियना संधि के उद्देश्य क्या थे। ये हुई थी 1805 में। तो यूरोप के जो राजशाही थी उसको पुनर्स्थापना करना, यानी जो नेपोलियन द्वारा जीते गए प्रदेश थे उनको वापस स्थापित करवा देना, फ्रांस को कमज़ोर कर देना, शक्तियों का संतुलन बनाए रखना और क्रांतिकारी विचारधारा को रोकना, ताकि वहाँ पर इनकी व्यवस्था चलती रहे। नेक्स्ट वियना संधि के प्रभाव क्या पड़े। तो फ्रांस की सीमाएं सीमित कर दी गई, यानी उसके जो फ्रांस की जो वो बॉर्डर पर स्टेट होते थे उनको सब अलग अलग देशों में बांट दिया गया। पुराने राजवंशों की पुनर्स्थापना हुई, राष्ट्रवाद और उदारवाद को दबाया गया और यूरोप में अस्थायी शांति कुछ समय के लिए बनी। अगला है फ्रांसीसी क्रांति के कारण, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो इसका कारण था निरंकुश राजतंत्र, लुई 16वें का शासन कह लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट, करों का बोझ। आपको याद होगा टाइल और टाइड दो तरह के वहाँ पर टैक्स लगाए गए थे। तो ये सब जनता पर, वहाँ पर 3 स्टेट में समाज को बांटा गया था। पहला और दूसरा स्टेट कोई टैक्स नहीं देता था, सारे टैक्स जो है वो तीसरा स्टेट यानी जनसाधारण देते थे। नेक्स्ट आता है उसमें प्रबोधन की विचारधारा, यानी क्रांतिकारी विचारधारा। नेक्स्ट आ गया आपका टाइड और टाइल, चर्च द्वारा लिए जाने वाला टैक्स जो था धार्मिक कर था ये फ्रांस में, और टाइड था ये किसानों पर सीधा टैक्स लगाती थी सरकार। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है नया जो फ्रांसीसी झंडा है उसमें कितने रंग थे। तो 3 रंग थे, नीला, सफ़ेद और लाल।
नेक्स्ट, स्टेट जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। उससे अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय सभा ने किसे मताधिकार दिया, सक्रिय नागरिकों को, एक्टिव नागरिक, यानी जो सरकार को कम से कम अपना 1/3 हिस्सा टैक्स के रूप में देते थे। नेक्स्ट आता है, सिलेसिया के बुनकरों ने विद्रोह क्यों किया था, कम मजदूरी और शोषण के कारण। अगला इम्पोर्टेंट आता है कि पोप कौन है, कैथोलिक चर्च का जो धार्मिक नेता होता है, ठीक है, उसको कहते हैं पोप। ये इटली में है कैथोलिक चर्च। नेक्स्ट आता है, इटली का बिस्मार्क किसे कहते हैं, कावूर को। आगे क्वेश्चन आता है, टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता का। नेशनल स्टेट या राष्ट्र राज्य क्या होता है, ऐसा राज्य जिसमें समान भाषा हो या एक जैसी संस्कृति और एक जैसी ही सरकार हो। तो ये था आपका पहला चैप्टर। आज हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर को